ऐसा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब बचे हैं, बाकी सब पैसे वाले हो गए हैं। और कितने दिन तक भूखे रहकर दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम मत रो संतोष, मैं सब जानता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। आप दूसरा काम क्यों नहीं करते? ये कपड़े बेचने में तो कुछ कमाई नहीं होती है। मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ, दूसरी पत्नियों जैसे खर्चा भी नहीं करवाती हूँ। हम दोनों पेट भर के खाना तो खा सकते हैं। अच्छा जी, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। पवन काम ढूंढने जाता है। वहीं उसे पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। पवन बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा, मैं ज्यादा थक चुका हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं बेटा। कुछ खाने का हो तो दे दो, भगवान आपका भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी आप रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी। और फिर पापा, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ, बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है।
बेटा, मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे, और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई, और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है। बोलिए, आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की। क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी, जब भी तेरा मन करे तो आ जाना। ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देते है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई। मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी कि तभी वो उसे संभाल बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल।
एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं, जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी, जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है। तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है, और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उस पर मेहनत करता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे ना हालातों से डर लगता था ना ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता, जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। ओ बेटा मोहन, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही।
कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है मोहन, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा, किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे मोहन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा, ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले, वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोला, अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा, आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह वहां से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को मोहन थक हार कर घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा, मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। मोहन लकड़ियाँ लाने जंगल चला